जी अस्सलाम वालेकुम। लैब नंबर 7 के अंदर आज जो है वो हम साउंड और इमेज मैनिपुलेशन इन मैटलैब देखेंगे। तो साउंड एंड इमेज मैनिपुलेशन इन मैटलैब क्या कहती है ये लैब 7 और लैब 7 टास्क जो फाइल में मैंने अपलोड भी कर दी हैं। अगर यहाँ पे आपको स्क्रीन ब्लर है या स्मॉल छोटी नज़र आ रही है तो आप जो है वो वहाँ से डाउनलोड करके अपनी स्क्रीन पे साथ साथ खोल सकते हैं। तो ये अब हमारे पास क्या सीन है लैब 7 के अंदर थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर इसके टास्क की तरफ जाएंगे। एन एनालॉग सिग्नल इनपुट, यहाँ से पढ़ रहा हूँ। एन एनालॉग सिग्नल इनपुट an analog signal input to the sound card is sampled and digitalized by sound software such as sound recorder। कोई भी आवाज़ जो हम जो है वो जब डिजिटली कन्वर्ट होती है या किसी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होती है तो पहले जो है वो एनालॉग साउंड जो है वो डिजिटलाइज की जाती है, फिर सॉफ्टवेयर में जो है वो रिकॉर्ड होती है। स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेसरीज एंटरटेनमेंट, इधर अगर आप जाएंगे एज पर इट्स डिफॉल्ट सैम्पलिंग पैरामीटर द सिग्नल इज सेव्ड एज डॉट वेव फाइल। अगर आप स्टार्ट में जाके एंटरटेनमेंट में जाके साउंड रिकॉर्डर ऑन करेंगे अपनी विंडोज़ का और वहाँ कोई साउंड अगर आप रिकॉर्ड करके सेव करें तो वो नॉर्मली डॉट वेव फॉर्मेट के अंदर साउंड जो है वो रिकॉर्ड होता है। This file can then be retrieved in MATLAB and play back using the audio read command। जो फाइल आप रिकॉर्ड करेंगे ये MATLAB के अंदर ऑडियो रीड की कमांड से इस फाइल को रीड भी किया जा सकता है। To play a .wav file or to play a vector in MATLAB we use the play command। अब MATLAB में हर चीज़ वेक्टर्स की फॉर्म में, मैट्रिसेस की फॉर्म में है, तो ये साउंड है ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही वहाँ पर सेव हुआ होगा। तो MATLAB के अंदर कोई भी साउंड सुनने के लिए या प्ले करने के लिए MATLAB के अंदर जो बिल्ट इन कमांड है प्ले, वो कमांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कमांड कैन बी यूज्ड विद अ यूजर डिफाइंड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़र डिफाइंड होती है। यूज़र डिफाइन करता है कि इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पे आपने ये साउंड प्ले करनी है। सो एज टू सी द इफेक्ट ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑन सैम्पल्ड सिग्नल। तो हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट भी देख सकते हैं साउंड के ऊपर कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो साउंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम करेंगे तो साउंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बिफोर प्लेइंग अ साउंड फाइल you have to load the file in the MATLAB environment using the load command। आपको load command से पहले वो फाइल लोड करनी पड़ेगी। The above mentioned audio read command is used to load a wave file। जो वेब फाइल आपने कहीं सेव की होगी अपने किसी फोल्डर में, उसको मैटलैब के अंदर लोड करने के लिए आप ऑडियो रीड की कमांड यूज़ करेंगे। जब वो मैटलैब के इन्वायरमेंट के अंदर लोड हो जाएगी, आफ्टर दैट दैट द फाइल कैन बी प्लेड एज पर द स्पेसिफिक सैम्पलिंग रेट। तो जो स्पेसिफिक सैम्पलिंग रेट हमने रखा उस सैम्पलिंग रेट के ऊपर फिर मैटलैब के अंदर वो फाइल जो है वो प्ले की जा सकेगी। यूज़ मैटलैब टू एक्सप्लोर द फॉलोइंग यूजफुल कमांड्स फॉर दिस सेशन। आज की लैब के लिए हम ये जो कमांड्स हैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। क्या क्या ऑडियो रीड की कमांड क्या करती है, ऑडियो प्लेयर की कमांड क्या करती है, साउंड की कमांड क्या करती है, वेव प्ले स्लैश प्ले ये कमांड्स क्या करती हैं। मैनिपुलेशन, we know that MATLAB MATLAB treats all the input and output as a vectors matrices. Therefore, the manipulation of an audio signal is no different than altering a component of matrix and in our case a row vector monosignal. Only a couple of simple cases of MATLAB signal manipulation is discussed in this lab। ये अब इस चीज़ से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि MATLAB हर डेटा जो है वो मैट्रिसेस या वेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर करता है। तो अब जब हम इसके साथ ऑडियो सिग्नल भी बेसिकली एक सिग्नल है। जब हम इस सिग्नल के साथ मैनिपुलेशन कर रहे होंगे तो भी हम क्या कर रहे होंगे कि मैटलैब का जो मैट्रिसेस हैं उनके साथ छेड़छाड़ करके उनके साथ तब्दीली करके कुछ चेंजिंग्स करके उनके साथ कोई ना कोई सिस्टम कर रहे होंगे। डबल द फंक्शन क्रिएट अ लॉन्गर वेक्टर। This function creates a longer vector by adding an additional element between neighboring element in the original vector। Each new element should be equal to the average of its neighboring elements। यानी कि अगर अब डबल में आपने क्या करेगा, डबल में ये है कि अगर लेट से हमारे पास एक वेक्टर है
ऑल कह लें कि ऑड नंबर्स का, कि 1 3 5 7 9, तो डबल से क्या होगा कि अब ये अगर टोटल 4 एलिमेंट्स है इस वेक्टर के अंदर, तो अब क्या होगा कि बीच में वो इस तरह से 3 और ऐड हो जाएंगे कि पहले और दूसरा एलिमेंट यानी कि 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1 और 3 का एवरेज जो कि 2 है वो इन दोनों के बीच में प्लेस कर देगा। इसी तरीके से आगे 3 और 5 के बीच में जो इनकी एवरेज है 4, वो इन दोनों के दरमियान में प्लेस कर देगा। तो बेसिकली ये डबल का फंक्शन जो है वो ये करता है। अच्छा, हाफ क्या करता है? हाफ फंक्शन रिमूव एवरी अदर एलिमेंट फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी वेक्टर क्रिएटिंग अ शॉर्टर वेक्टर मेड ऑफ ओनली द ऑड नंबर्ड एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। अच्छा, हाफ क्या करेगा? अगर हमारे पास लेट्स से एक वेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या करेगा कि ये हर जो है वो ऑड नंबर जो है वो बीच में से रिमूव करता जाएगा, मतलब 1 3 5 ये एलिमेंट्स बीच में से निकल जाएंगे, वेक्टर जो है वो हाफ हो जाएगा, वेक्टर की लेंथ हाफ हो जाएगी। इको इको में क्या है? द इको effects can be simply considered as delay of music signal. It is produced by repeating the original signal after a fixed amount of time period. अब जिस तरह आपने कभी वो देखा हो ये जो ये महफिल नात वगैरह में नातें वगैरह पढ़ रहे होते हैं, या मसाजिद में जो साउंड सिस्टम्स लगे होते हैं, तो इसमें वो क्या है कि जो इंसान बोल रहा होता है उसी का इको हल्का हल्का पीछे भी आ रहा होता है। तो ये इको इफेक्ट है कि जिस तरह वो उसने अगर कहा अल्लाह अकबर, तो भी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ऐसे हल्की हल्की आवाज़ पीछे से जो है वो एक उसको अच्छा इफेक्ट देने के लिए इको प्रोड्यूस होता है। तो ये भी इसमें इको में होता क्या है कि वही जो ओरिजिनल सिग्नल होता है वो एक खास डिले के बाद उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली यानी कि अटेन्यूएशन फैक्टर लगा देते हैं, कि पहले अगर 1 अटेन्यूएशन फैक्टर था, अब वो 0.8 0.7 हल्का हल्का कम आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ होती जाएगी, लेकिन वो भी दोबारा हमें सुनाई देगा। तो ये इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, y of n is equal to x of n plus a static x of n minus d। ये x of n minus d जो सिंपल डिले है, और ए जो है ये अटेन्यूएशन फैक्टर है कि वो जो ओरिजिनल सिग्नल जिसके अंदर डिले डाला है उसको कितना एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से इसको 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड हो जाएगा पिछले सिग्नल का, यानी कि जितनी पिछले सिग्नल की आवाज़ थी उससे एग्जैक्टली हाफ आवाज़ इसकी आ रही होगी। इस तरीके से अगर 0.25 कर देंगे तो 25% पे आ जाएगी। तो ये अटेन्यूएशन फैक्टर है साथ में इसके। In the echo generator, the original signal is attenuated, delayed, and then added to the original signal. इको जनरेटर में क्या हो रहा होता है? ओरिजिनल सिग्नल जो है वो आपके पास अटेन्यूएट हो रहा होता है, डिले हो रहा होता है, और वापस ओरिजिनल सिग्नल में जमा हो रहा होता है, कि यानी कि अगली आवाज भी आ रही होती है और पीछे से हल्का हल्का इको भी उसका वापस सुनाई दे रहा होता है। दिस इज द सिग्नल दैट वी हेयर एंड एक्सपीरियंस एन इको इफेक्ट इन। इसकी एक वो डायग्राम से बनी हुई है कि ये इनपुट सिग्नल है, ये एक तो इनपुट सिग्नल सीधा जा रहा है, ये समर है आपके पास, दूसरा इसी इनपुट सिग्नल के अंदर कुछ अटेन्युएशन और डिले डाल के ये भी इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो आउटपुट सिग्नल के अंदर कि नया सिग्नल भी ऐड होता जा रहा है, इसके डिलेड वर्जन भी ऐड होते जा रहे हैं। ये हमारे पास साउंड्स की बात होगी। आगे हमारे पास इमेजेस इन मैटलैब। अच्छा, figure shows a grayscale image where the intensity of image varies sinusoidally in the vertical direction। ये ग्रे स्केल का इमेज है जिसकी जो इमेज इंटेंसिटी है वो साइनोसाइडली वेरी कर रही है। वो क्या है अभी हम आगे देखते हैं। द टॉप रो ऑफ पिक्सल इन इमेज इज वाइट, एज यू मूव डाउन द इमेज इज ग्रेजुअली चेंजेस टू ब्लैक एंड देन ब्लैक टू वाइट, completing one cycle. The image is 200 cross 200 pixels, so the vertical frequency is 1 divided by 200 cycles per pixels. The image rendered on the page is about 10 cross 10 centimeters. So the vertical frequency is
0.1 साइकिल पर सेंटीमीटर। ये जैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसकी रेजोल्यूशन को, शायद इतना काम नहीं होगा। द इमेज इज कांस्टेंट हॉरिजॉन्टली, इट हैज अ हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 साइकिल्स पर सेकंड। हॉरिजॉन्टली इमेज में कोई चेंजेस नहीं आ रही, कोई पिक्सल चेंज नहीं हो रहे, सेम रह रहे हैं। We begin this lab by constructing the MATLAB command that generate this image. To do this, we need to know a little about how MATLAB represents images. In fact, MATLAB is quite versatile in images, and we will only explore a portion of it can do. MATLAB के अंदर आपको पता है आगे चल के डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की भी बहुत वसी टूल्स मौजूद हैं, और इमेजेस के ऊपर काफ़ी सारा काम किया जा सकता है इसके अंदर। तो हम थोड़ा सा बस टच करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अच्छा मैटलैब जो है वो ये काम भी कर सकता है इमेजेस के। अच्छा, images are represented as grid or matrices of picture element called pixels. Image MATLAB जो है in MATLAB, an image typically is represented as a matrix in which each element corresponds to pixels in the picture. यानी कि जो पिक्चर है उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिनको हम पिक्सल कहते हैं, और मैटलैब वो पिक्सल्स जो हैं वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और उसी के ऊपर बाकी हम सारे ऑपरेशंस या काम या सिस्टम जो भी हमने फंक्शन चलाने हैं वो चलाते हैं। Each element that represents a particular pixel stores the color for the pixels. जो एक क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर पिक्सल है वो स्टोर द कलर फॉर उस पिक्सल कलर को स्टोर करता है। देयर आर टू बेसिक वेज दैट द कलर कैन बी रिप्रेजेंटेड। दो तरीकों से हम जो है वो कलर्स जो है वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। पहला है ट्रू कलर और आरजीबी। कहीं आपने पहले भी देखा होगा, कहीं कोई लोग को फोटोशॉप वगैरह यूज करते हैं तो, और आरजीबी ट्रू इन विच द थ्री कलर कंपोनेंट आर स्टोर्ड रेड ग्रीन ब्लू। आपको पता है कि कोई भी कलर जो है वो इन तीन बेसिक कलर के मिक्सचर से बन सकता है, तो इसको आरजीबी कहते हैं। इसमें जितनी इसकी प्रोपोर्शन, मतलब इन तीनों की प्रोपोर्शन चेंज करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं। अच्छा, अब ये रेड है, ये ग्रीन है, और ये ब्लू है। एक तरीका बताया हुआ, अभी मैटलैब में हम देखते हैं किस तरह से हम कलर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरी ये है कि इंडेक्स इनटू अ कलर मैप। द वैल्यू स्टोर्ड एट एन इंटीजर दैट रेफर्स टू अ रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कलर मैप। The value stored in an integer that refers to a row in a matrix is a color map. The color map stores the red, green, and blue components in three separate columns. ये रेड का कॉलम है, पहला कॉलम रेड का, दूसरा ग्रीन का, और तीसरा ब्लू का। तो ये दो तरीके से कलर्स जो हैं वो मैटलैब में स्टोर किए जाते हैं। An image in MATLAB can be represented as an array of two-dimensional matrix where each element of matrix indexes a color map. MATLAB के अंदर किस तरह स्टोर होगा जी, ये मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, और each element of the matrix indexes a color map, यानी कि हर एलिमेंट जो है वो कलर मैप को इंडेक्स कर रहा होगा। कंसीडर फॉर एग्जांपल द इमेज कंस्ट्रक्टेड बाय द इमेज कमांड। लेट से हमने एक कमांड इसको दी, v इज इक्वल टू 1 to 64, और आगे हमने मैटलैब की बिल्ट इन कमांड इमेज v कर दिया कि ये जो v वेक्टर है इसको इमेज की फॉर्म में शो किया जाए। दिस शुड क्रिएट an image something like that shown in figure L.3. ये हम इधर देखते हैं 1 से 64 तक अगर एक इमेज बनाए, इमेज ये इस तरह का कोई एक इमेज हमारे पास बनता है अगर ये वाली कमांड हम यूज करें तो। अच्छा, दिस शुड क्रिएट एन इमेज समथिंग लाइक फिगर L.3। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये
डली हुई नहीं है। द इमेज इन 1 पिक्सल हाई बाय 64, ये जो इमेज है ये 1 पिक्सल बाय 64 पिक्सल वाइड है। मैटलैब बाय डिफॉल्ट स्ट्रेचेस द इमेज टू फिट द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर ग्राफिक व्यू, so the 1 pixel vertically is rendered as a very tall pixel. You could use REPMAT MATLAB function to make image taller than 1 pixel by just repeating this row some number of times। कि MATLAB जो है वो बेसिकली अपनी जो विंडो है, इस ग्राफिकल विंडो, इसके जितने वो बनाता है। अगर आपने इसको स्ट्रेच करना हो तो स्ट्रेच करने के लिए रिपीट मैट्रिक्स REPMAT रेप मैट कमांड यूज करके आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं इमेज को। द पिक्सल हैव द पिक्सल The each pixel have value ranging from 1 to 64. The index, the default color map, which has length 64 and color ranging from blue to red through the rainbow। अगर आप कलर देखें तो इसका ये ब्लू से रेड तक इसके इसमें वो जा रहा है, चूंकि वो मैप देखने में जगह छोटी है तो हर कलर इसके अंदर अभी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब है जी चेंज द कलर मैप यूजिंग कलर मैप कमांड। अब आप इस तरीके से कलर मैप कमांड की इस्तेमाल करते हुए इस कलर को चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं कि जी ग्रे 256 कलर मैप मैप इमेज 1 से लेकर 256। एग्जामिन द मैप वेरिएबल टू अंडरस्टैंड रिजल्टिंग, दिस इज कॉल्ड ग्रे स्केल कलर मैप। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास? ये है जी मैप इज इक्वल टू ग्रे 256, मैप इज इक्वल टू ग्रे 256 और कलर मैप कलर मैप इमेज 1 से 256। 1 से 256। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि एक कलर मैप बना लिया और उसको हमने जो ग्रे स्केल में रखा था 256 का, 0 से लेके 256 तक। तो उसके बाद हमने ग्रे स्केल के ऊपर एक इमेज बना लिया। अच्छा, इसको देखते हुए हम टास्क की तरफ चलते हैं। पहला टास्क हमें क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू दिस सिग्नल, जिसके अंदर एक कोसाइन की टर्म है, एक साइन की टर्म है, एक कोसाइन की टर्म है। देखने में तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 1/2 साइन कोसाइन फोरियर का कोई सिस्टम लग रहा है। टेक टाइम इज इक्वल टू 0, 1 डिवाइडेड बाय एफ एस क्या है? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, से लेके 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स। 1 माइनस इसलिए कर रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 44.1 किलो हर्ट्ज। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम गिवन है, आपने ये वाला सिग्नल एक्स क्रिएट करना है। ये सिग्नल एक्स क्रिएट करने के बाद आपने पहले पार्ट में क्या करना है? लिसन टू द सिग्नल यूजिंग ऑडियो प्लेयर बिल्ट इन फंक्शन इन मैटलैब। आपने ये जब एक्स क्रिएट कर लेंगे ना, इस एक्स को आपने सुनना है, इस एक्स को किस तरह की आवाज आई है। अब आपने करना है नाउ यूज रीसैंपल फंक्शन टू इम्प्लीमेंट एक्स विद एफ एस इज इक्वल टू 48 किलोहर्ट्ज। अब आपने इस जो फंक्शन एक्स है इसको रीसैंपल करना है एक हायर फ्रीक्वेंसी पे जो कि 48 किलोहर्ट्ज है। लिसन टू दिस अगेन एंड कंपेयर इट विद प्रीवियस। आपने इन दोनों को सुनना है। ज़ाहिर है हम इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई तब्दीली आ रही है साउंड के अंदर। आल्सो यूज सब प्लॉट टू कमांड बोथ सिग्नल, गिव कमेंट अबाउट देयर कंपैरिजन। कि ये जो दो सिग्नल्स बनाएंगे इनको सुनेंगे और उसके बाद इनको आप दोनों को एक ही प्लॉट के अंदर यानी कि सब प्लॉट की कमांड से प्लॉट करके इन दोनों का कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका है लैपटॉप 1 का कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है ऑडियो रीड का, जो कि इस तरीके से रीड करता है एक्स और एफ एक्स, जो कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी हमें रिटर्न करता है
Used to import an audio file to MATLAB. Use this along with audio player to play audio file, determine its size, plot and observe the response. Use MATLAB help to see the syntax of these command and play to listen signal. ये अब आपको पता है कि कोई भी अगर बिल्ट इन फंक्शन है उसको किस तरीके से देखना है उसका सिंटैक्स, तो आप हेल्प करके मैटलैब में देख सकते हैं। तो करना आपने क्या है कि कोई भी एक फाइल लेनी है, कोई भी बेशक अपनी आवाज में 1 2 3 4 कह दें, किसी का नाम बोल लें, कोई फाइल लेनी है, उसको ऑडियो रीड करके उसके बाद मैटलैब के अंदर प्ले करना है और इसका जो है प्लॉट और इन दोनों का साइज जो है वो आपने मतलब बनाना है या ऑब्जर्व करना है। वो नीचे यहाँ पर लिखेंगे भी सही जब लैब मैनुअल बना रहे होंगे। लैब टास्क 2 में क्या करना है? लैब टास्क 2 के अंदर है कि नाउ लिसन टू द सिग्नल ऑडियो प्लेयर 0.5 static x into fx and audio player 2 into x into ffx in task 1 पार्ट 2। यानी कि अभी आपने जो पार्ट 1 2 के अंदर जो आपके पास सिग्नल आया है इसी सिग्नल के जो जो x है इसको आपने 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक दफा 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपने अगेन लिसन टू दिस सिग्नल, मतलब इन दोनों को पहले सुनना है, उसके बाद क्या करना है? अभी हम सिर्फ एक्स चेंज कर रहे थे, सिग्नल का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे थे। अब आपने क्या करना है? अगेन लिसन टू द सिग्नल बट ऑडियो प्लेयर एक्स कोमा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उसके साथ डायरेक्ट 2 करके सुनना है, 2 टाइम ऑफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पे सुनना है और फिर हाफ ऑफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज पे सुनना है। कमेंट ऑन द डिफरेंट वॉइसेस लिसन नाउ इंक्लूडिंग दिस टास्क एंड लास्ट टास्क। अब आपने बताना है कि जी ये जो आवाज मैंने सुनी है ये किस तरह की थी, आवाज श्रिल हो गई है, भारी हो गई है, मोटी हो गई है, पतली हो गई है, आवाज आवाज के अंदर क्या तब्दीली आई है। अप्लाई टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी to the audio signal imported in task 1 part 2 to apply an echo as given in manual। अच्छा अब आपने इसके ऊपर एको एको जो है वो इस सिग्नल के अंदर डालना है। लेट्स से आप अपनी आवाज में कोई आप कोई नात पढ़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आपने उसको रिकॉर्ड करके बहुत बड़ा ना करना क्योंकि मैटलैब फिर कंप्यूटेशन में टाइम लग जाएगा। 8 10 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्ड करके मैटलैब के अंदर, जिस तरह मैनुअल में हमने कहा कि एको किस तरह जनरेट की जाती है कि आपका ओरिजिनल सिग्नल भी चल रहा होता है और उस ओरिजिनल सिग्नल के साथ आप अटेनुएशन और डिले भी ऐड कर रहे होते हैं। तो आपने ये एको ऐड करके और फिर उसके बाद आपने सुनना है। listen it to observe echo। अच्छा scale both signal x and f to this echo signal and about us into and see the difference। आपने दोनों स्केलिंग करके और उसके बाद इसका डिफरेंस कोई है तो उसके ऊपर कमेंट करना है, प्लॉट करना चाहे प्लॉट कर दें। हिंट यू कैन यूज लूप्स टू शिफ्ट ऑडियो सिग्नल and to add back it to original one by taking a is equal to 0.5 d is equal to 0.6 in echo section of the manual। कि आपने वो जो लूप था वो आप वो जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम बनी हुई थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप मैटलैब के अंदर लूप्स का इस्तेमाल करके वो रियलाइज कर सकते हैं। ये आखिरी टास्क है लैब टास्क 3। इसमें आपने क्या करना है? ये बड़ा आसान है। इसमें क्रिएट अ 5x5 मैट्रिक्स ऑफ रैंडम इंटीजर्स। आपको पता है रैंडम इंटीजर्स किस तरह RANDI की कमांड से रैंडम इंटीजर्स जो है वो जनरेट करते हैं। From 1 to the number of color, take different values of R from 1 to 64 to see the color। 1 से 64 से कोई भी एक वैल्यू चूज कर लें, 1 से लेके उस तक कोई भी रैंडम वैल्यूज आपने चूज करके एक 5x5 की मैट्रिक्स बनानी है। वो मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने इमेज की कमांड से वो मैट्रिक्स जो है वो व्यू कर लेनी है। Create a 200 cross 200 pixel image that like that shown in figures manual। वो जो मैनुअल में एक फिगर दी हुई थी उस तरह का। set the color map to gray 256, color map 256 कर दें as indicated in manual। change your image so that the sinusoidal variant are horizontal rather than vertical। कि पहले जो है वो हॉरिजॉन्टल थे, अब आप उसको वर्टिकली उसको अब आप हॉरिजॉन्टल कर दें rather than being vertical। vary the frequency so that you get 4 cycles of sinusoid instead of 1। इस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है कि जब वहां पर
मतलब एक जो इमेज था उसके अंदर एक दफा वो ब्लैक आ रहा था, कि व्हाइट से शुरू हुए तो ब्लैक आ रहा था फिर व्हाइट। आपने इस तरह बनाया नहीं है कि आप व्हाइट से शुरू हो तो एक दफा ब्लैक आए, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर चार दफा ब्लैक आएगा। तो आपके पास जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो, सॉरी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 4 हो जाएगी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इमेज? तो आप अब वो जो ब्लैक लाइंस कितने दफा नजर आ रही हैं उसको देख के आप ये बता सकते हैं कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। अब आप लैब टास्क नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद सलमान, क्या कर रहे हो? मैट लैब ओपन की हुई है? अस्सलाम सर। मैट लैब ओपन करके बैठे हो? सर मेरा लैपटॉप का मसला है बैटरी का, इसलिए मैंने ओपन नहीं किया। तुम मेरे ख्याल है आधे सोए पड़े थे। सर मेरा लैपटॉप का मसला है, इसलिए वो बार बार बंद हो रहा है। अच्छा, बार ये टास्क स्टार्ट करें इसका। सर ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप थोड़ा बहुत मैटलैब हमें बता दें, बाकी फिर हम लोग जब टास्क कर रहे होंगे बाकी काम खुद कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें आप बता दें। अच्छा, मैं बताता हूँ।
अटेंडेंस पोस्ट हो गई है, काइंडली अटेंडेंस लगा दें पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। चलें जी, मेरा ख्याल अटेंडेंस लगा ली है मेरे पास, इतने ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं जितनी अटेंडेंसेस लग गई हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। टास्क नंबर 1 में क्या था कि हमने सिंपल एक सबसे पहले सिग्नल बनाना था, x इज इक्वल टू cos 2 पाई 2000 t। तो जी वही बना हुआ है, अच्छा ये बना लेते हैं। ये
ये हमारे पास x इज इक्वल टू cos 2 steric। सर ये पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना? है सर यहाँ से। सही, चलो अच्छा हो गया ये तो। ये क्या है? सर ये पूरा x ही दिया हुआ था, आपने x1 x2 कर दिया। ठीक है, बस मैं 3 सिग्नल अलग बना के को ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि बस इजी टू कॉम्प्रिहेंड हो। सर एक साथ ले लेते भी कोई मसला नहीं होगा ना सर? नहीं मसला तो कोई नहीं है, अगर आपको समझ आ रही है तो कोई मसला ही नहीं है। इसमें क्या गलती है? हाफ साइन 2 पाई 400, हाफ साइन 2 पाई 400। अच्छा टी डिफाइन नहीं है। टी डिफाइंड हो गया और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। इसके बाद यहाँ पे स्टैटिक नहीं है हमारे पास। ये मेरे पास बन गया cos 2 पाई 200t, cos 2 पाई 200t, हाफ साइन 2 पाई 400, हाफ साइन 2 पाई 400t माइनस पाई 4, t माइनस पाई 4। और cos 2 पाई 800t। Listen to the signal using audio player। तो हमारे पास जो x है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 है। और हमें चेक क्या करना है? ऑडियो प्लेयर की कमांड देखते हैं। हेल्प ऑडियो प्लेयर। ऑडियो प्लेयर हमारे पास क्या कह रहा है जी कि एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने जो फर्स्ट लाइन पे फ्रीक्वेंसी ली है, तो इसको मैटलैब किस तरह डिटेक्ट करेगा कि ये फ्रीक्वेंसी ली है आपने? मैटलैब तो डिटेक्ट नहीं कर सकता, हम खुद उसको इस तरीके से यूज करेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी होगी। मैटलैब तो डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं करेगा इसको। मतलब मैटलैब को नहीं पता ये कि किलो हर्ट्ज में है या किस में है। जब हम ऑडियो रीड की कमांड के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसको इस जगह पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे मैटलैब हमसे, जिस तरह जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जी फंक्शन का जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो ये होने चाहिए। अभी देखें ना यहाँ पे, जिस तरह ऑडियो प्लेयर क्रिएट ऑडियो प्लेयर ऑब्जेक्ट फॉर सिग्नल y using sampling rate f of x, a handle to object is returned। सर फॉर सर एग्जांपल हमें ये हर्ट्ज में गिवन होती, तो अगर ये 44.1 हर्ट्ज होती, फिर भी हम ऐसे लिखते किलो हर्ट्ज में, फिर भी ऐसे लिखेंगे तो इस तरह डिफरेंट नहीं होगा? नहीं, बेसिकली ये किलो हर्ट्ज सिर्फ मैंने इंडिकेशन के लिए लिख दिया कि ये फ्रीक्वेंसी हमें किलो हर्ट्ज में गिवन है। सर ये अगर सिर्फ हर्ट्ज में गिवन होती फिर भी तो हम ऐसे लिखते ना।
हाँ नहीं, आपकी बात ठीक है, ये गलत लिख दी है, इसको किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिल्कुल। इसको मल्टीप्लाई बाय क्या क्या होता है, किलो 10⁻3, इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 कर देते हैं। बस एक चीज मुझे चेक करना है, कहीं ये बिल्ट इन कमांड जो है वो किलो हर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी तो नहीं लेती। वो सेकंड लाइन भी समझा दे सर। सेकंड लाइन तो सिर्फ एक, जब हम कहते थे कि एक टी बनाए जो जिसका 0 से स्टार्ट हो और इसका जिसका स्टेप हो, एक एक स्टेप हो वो 0.01 का हो और 10 पे जाके खत्म हो जाए, तो बस अब ये ऐसा ही टी बन रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो स्टेप है 0.01 की बजाय हमने 1/fs कर दिया कि यहाँ पे जो भी एफ एस होगा उसका 1/, अगर ये 44 है तो 1/44 का स्टेप हो जाएगा। और 1-1/fs क्यों की है, वो इसलिए की है, वो भी अब देखेंगे हम आगे चल के ना, एक उसका डिफरेंस आ रहा होगा साइज का, तो साइज बराबर करने के लिए किया है। ये तो जस्ट टी हमने एक्स एक्सिस इसका क्रिएट किया है। अब ये एफ ऑफ एस किलो हर्ट्ज में है या नहीं, ये ऐसी कोई बात लिखी हुई तो नहीं है, तो अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही होगी। एफ एस सैम्पलिंग रेट इन हर्ट्ज, हाँ जी ये हर्ट्ज है। वैलिड वैल्यू डिपेंड अपॉन बोथ सैंपल रेट, मतलब as hard resolution of frontal, ठीक है ये हर्ट्स में है बाय डिफॉल्ट, जो ये मतलब लेता है ना ये हर्ट्स में लेता है, तो हमें इसको जब क्वेश्चन में अगर किलो हर्ट्स में गिवन है तो हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करने का मतलब है कि 2 जीरो लग जाएंगे आगे, और ये 1 2 3 ये 10⁻³ होगी। तो यहाँ पे हम इसको इन हर्ट्स कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ऑडियो प्लेयर की कमांड इस्तेमाल करनी है। ऑडियो प्लेयर के अंदर हमारे पास दो चीजें हमें देनी है इसने। P इज इक्वल टू ऑडियो प्लेयर, हमारे पास सिग्नल का नाम X है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमने एफ एस के नाम से ही रखी हुई है। देखते हैं आगे क्या करना है। आगे हमने करना है कि जी लिसन टू द सिग्नल यूजिंग ऑडियो प्लेयर बिल्ट इन। अब इसको हमने लिसन करना है। अब इसको लिसन कैसे करेंगे, प्ले की कमांड से। प्ले पी, और क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं इसके, प्ले पी, स्टार्ट स्टार्ट स्टॉप, मेरा ख्याल है ये बगैर इसके भी चल जाएगा। तो ये हमारे पास ये एक डीप सुनाई दी है, इसके अंदर एक जो है वो एक साउंड डेड हो रही है, फिर मतलब एक दफा बंद होने वाला बीप है। अच्छा, अब इससे कर लिया आपने, उसके बाद कहते हैं कि नाउ यूज रीसैंपल फंक्शन टू इम्प्लीमेंट। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर वो ऑडियो P इज इक्वल टू ऑडियो प्लेयर वाला जो लाइन लिखी थी आपने, वो क्या फंक्शन करेगा? बेसिकली ये एक्स क्या चीज है, एक्स आपको पता चला है क्या चीज है। एक्स जो है ये हमारे पास सिग्नल है, एक सिग्नल है जो कि हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में सेव कर लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वर्क स्पेस में अगर आप देखें लेफ्ट बॉटम पे हमारे पास एक्स जो है वो एक 1x44 100 जो कि हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी उस साइज का एक डबल टाइप का
मैट्रिक्स बने, तो जो पी ऑडियो प्लेयर एक्स को एफएस की कमांड क्या करेगी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी ऑडियो प्लेयर टाइप का। मतलब मैट्रिक्स को बेसिकली जब हमने प्ले करना है तो हमें पहले उसको ऑडियो प्लेयर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जो कि ऑडियो प्लेयर की कमांड बना रही है। ऑडियो प्लेयर की कमांड क्या बना रही है कि ये हमारे पास एक्स जो है ये सिग्नल है और ये इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों के ऊपर आपने पी का ऑब्जेक्ट बनाना है। और 8वीं लाइन में जस्ट हमने ये कह दिया कि जो पी का हमारे पास ऑडियो प्लेयर ऑब्जेक्ट बना है उसको प्ले कर दो। मतलब ये जो पी है इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है कि एक्स क्या है और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी। वो जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसको प्ले करने के लिए हमने ये ऑडियो प्लेयर की कमांड इस्तेमाल की। आप ये समझ लें कि जो मैट्रिक्स था उसको ऑडियो में लोड करने के लिए हमने ऑडियो प्लेयर की कमांड इस्तेमाल की। बी पार्ट कहता है जी, नाउ यूज रीसैंपल फंक्शन टू इम्प्लीमेंट एक्स विद फ्रीक्वेंसी दिस, listen to this again and compare it with previous, also use subplots। अच्छा, आप देखते हैं कि जी रीसैंपल फंक्शन हमारे पास क्या करता है। ये हेल्प रीसैंपल, रीसैंपल फंक्शन रीसैंपल uniform or non-uniform data to a new fixed rate y is equal to resample x pq, resamples the value of x of a uniformly sampled signal at p by q times the original sampling rate using a polyphase anti-aliasing filter. If x is a matrix, then resample treats each column as an independent channel. Oh, किधर गया? बेसिकली सैम्पलिंग रेट जो है वो यहाँ पे चेंज करता है। अगर ये एग्जांपल देखें, रीसैंपल अ साइनोसाइड एट 3/2 द ओरिजिनल रेट, यानी कि जो इसका ओरिजिनल रेट था उसको 3/2 ऑफ दिस रेट पे आपने सैंपल करना है। तो ये हमारे पास एक साइन सिग्नल बना हुआ है। रीसैंपल हमने इसे क्या करना है, रीसैंपल एक्स, ये जो एक्स सिग्नल है इसको रीसैंपल करना है। और सैम्पलिंग रेट के अंदर क्या चेंज लानी है वो हमने 3/2 ऑफ द ओरिजिनल, यानी कि अगर पहले 10 सैम्पलिंग रेट था तो अब 10 मल्टीप्लाई बाय 3/2 सैम्पलिंग रेट पे इसको सैंपल करना है। यानी कि अगर पहले यहाँ पे जो सैम्पलिंग हो रही थी वो 3/2 पर थी, वो 10 पर थी, तो अब 10 मल्टीप्लाई बाय 3/2 यानी कि 5 5 और 3 15, अब इसका सैम्पलिंग रेट अब इसका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब इसको करने के दो तरीकेकार हैं। एक ये कि हम ये जो हमारे पास ऊपर सिग्नल था इसी सिग्नल के अंदर तब्दीली कर दें, या फिर रीसैंपल की कमांड यूज करें कि 44 को 48 पे रीसैंपल कर दे। तो एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर एक और सैम्पलिंग बनाते हैं कि fs1 इज इक्वल टू कितनी दी हुई है, 48,000 और इसमें जहां जहां पे टी है वो सब जगह चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसी के अंदर ही फिर चेंज कर लें, लेकिन इसके अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास पिछली वैल्यू स्टोर नहीं रहेगी। सही, तो इसको एक मिनट यहाँ पे रोकते हैं।
48,000 और इसको हम कह देते हैं T1, इसे कह देते हैं FS1। तो ये हमारे पास आ जाएगा T1। ये हमारे पास T1 आ जाएगा, ये भी हमारे पास T1 आ जाएगा, ये भी T1 आ जाएगा। P को Q कर देते हैं, Q X न्यू और FS1। तो जहाँ पे T1 किया वहाँ पे भी FS1 नहीं करना? लाइन नंबर बताएं। 8। लाइन नंबर 8 में क्या करें? FS की जगह FS1 नहीं करेंगे फिर? जी जी हाँ जी, FS1 करेंगे बिल्कुल। ये हमारे पास P आ जाएगा, क्योंकि ये पिछले वाला X चल रहा है, दोनों को प्ले करना है। ऑडियो P और यहाँ पर ऑडियो Q। अभी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखें क्या आवाज देता है। फिर पहले एक ही आ रही थी ना, अब उसमें 2 किस्म की आती है। इसको हम अलग अलग सर सैम्पलिंग में क्या होता है, काइंडली एक दफ़ा दोबारा बता दें। सैम्पलिंग में ये होता है कि जब मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूँ ना तो लेट्स से मैंने आपको कहा कि आपका नाम क्या है, मैंने ये फ्रेज बोला है। सैम्पलिंग क्या करेगी कि इस आवाज को डिफरेंट छोटे 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 पॉइंट्स में कन्वर्ट करके उस पॉइंट पे जो वैल्यूज होगी वो स्टोर कर लेंगी। अब अगर फर्ज किया 5 सेकंड की एक फ्रेज है, ठीक है, उसको हम लेट्स से मेरे पास एक सिग्नल, ये एक सिग्नल था जो कि अब मैं बोल रहा हूँ, लेट्स से मैंने 3 सेकंड के लिए बोला, तो मेरी आवाज का सिग्नल जो है ना वो कुछ इस तरह का आया, ये 1 से लेके 3 सेकंड तक। अब जो हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल से लेके लैपटॉप, हर चीज़, ये मेरी आवाज़ को इस तरह कॉन्टिन्यूसली स्टोर करने का तो कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। ये इसकी किसी भी सिग्नल को कॉन्टिन्यूसली स्टोर करने का भी तो कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। तो डिजिटल सिस्टम्स क्या करते हैं, इस पूरे सिग्नल्स को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इस छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके अब क्या देखें, अब कितनी लाइनें बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स बनी। 12 लाइन्स को क्या करेंगे, एक वेक्टर बन जाएगा एम्पलीट्यूड, और वो एम्पलीट्यूड क्या करेगा, सिर्फ इन सैंपल्स पे वैल्यू उठा लेगा। लेट्स से मेरी आवाज में जो पीक थी वो आ रही थी 2 पे, तो ये जस्ट ये वैल्यूज उठा लेगा कि पहली आवाज जो थी वो लेट्स से ये 1.3 पे आई थी, तो 1.3 स्टोर कर लेगा। दूसरी जो है वो आई आपके पास 1.8 पे, तो 1.8 इसकी दूसरी एलिमेंट आ जाएगा। तीसरी आई 2 पे, वो इस तरह आ जाएगी। इसी तरीके से 1.91, मतलब एक पूरा वेक्टर की फॉर्म में वो स्टोर कर लेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू टी, जो कि 1 से लेके 3 तक है। 1 से लेके इसका कोई भी स्टेप वो हम निकालेंगे कि वो स्टेप क्या बनता है दोनों की डायमेंशन सेम करने के लिए। 1 से लेके
3 तक कर लेगा। अब अगर एक बंदा कहता है कि नहीं यार, ये जो आवाज स्टोर की है ना, इसके अंदर बीच में जो गैप्स हैं, गैप्स बहुत बड़े हैं, ये वाले गैप्स, ठीक है ना, ये पूरा अच्छा खासा गैप है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो ज़ाया हो गई। तो एक बंदा कहता है कि नहीं जी, ये सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी आपकी कम थी, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं। अब फ्रिक्वेंसी 1/टाइम होती है, जब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड का स्टेप है वो और छोटा हो जाएगा। वो बंदा कहता है कि नहीं जी, इस तरह होना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे सैंपल्स हमें लेने चाहिए। तो वो छोटे छोटे सैंपल से क्या होगा कि ये जो बीच में बड़े बड़े गैप्स आ रहे थे सिग्नल्स के, जो इन्फॉर्मेशन लूज हो रही थी, वो इन्फॉर्मेशन लूज होना कम हो जाएगी। लेकिन इसके बदले में क्या होगा कि जो हम मैट्रिक्स ए बना रहे थे, जो पहले सिर्फ 1x12 का था, अब हो सकता है वो 1x80 का बन जाए या 1x100 का बन जाए। हो सकता है ये 1x100 का बन जाए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। तो ये बेसिकली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का काम है इसके अंदर। अच्छा, अभी ए पहले एक वो सुनते हैं और उसके बाद हमारे पास 2 आ रही हैं। इसकी जो आगे वाली, मतलब पहले डिप के बाद जो अगली साउंड थी वो ज़रा डिलेड थी। तो ये इसके अंदर हमारे पास 2 सिग्नल्स में जो फ़र्क आया है, अब इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। जो हमारे पास प्लॉट है, प्लॉट किस किस का करना है? सर दोनों एक्स और सिग्नल्स को न्यू प्लॉट। का करना है। जी, जो दो एक्स और एक्स न्यू का करना है सर, हाँ जी, हाँ प्लॉटिंग। जी, एक्स और एक्स न्यू को प्लॉट करके बेसिकली हमने देखना है। तो एक्स कॉमा, सॉरी पहले एक्स एक्सेस आता है, टी कॉमा एक्स, और बल्कि उसने कहा सब प्लॉट करना है, सॉरी सब प्लॉट करना है, इसको सब प्लॉट सब प्लॉट 2,1,1 पहली विंडो क्रिएट की, प्लॉट टी कॉमा एक्स, सब प्लॉट 2, ये टोटल विंडोज, पहली रो दूसरा कॉलम, प्लॉट T1 कॉमा एक्स न्यू। टाइटल एक्स with FS 44.1 के तो ये हमारे पास जो 44K वाला हमारे पास मतलब इसके अंदर जो आपके पास, इसको या तो हम थोड़ा सा
लिमिट इसकी अप करके देखते हैं ताकि हमें, वैसे भी एक छोटा सा जो फर्क हमें नजर आ रहा है कि जो 44 किलोहर्ट्ज वाला है ना, ये थोड़ा सा इसके अंदर जो इसके ये हैं एजेस हैं, इनके ऊपर एक हल्की सी आपको जो है वो साइनोसाइड सी नजर आ रही है, यानी कि इसकी जो पीक्स हैं वो थोड़ी सी वो है साइनोसाइड। 48 के वाले की पीक्स आपके पास, इसके अंदर कुछ भी वो साइनोसाइड सा नहीं है। अब इसमें पहले तो जूम उस जगह पे भी हो जाता था, पता नहीं इस वर्जन में किस तरह से जूम होता है। हाँ हाँ, हो रहा है हो रहा है। ये हम जूम करके इसकी पीक इसकी जूम करके देखें अगर, और इसकी पीक जूम करके देखें तो इसका जो मैक्सिमम ये 1.55 तक जा रहा है, ये भी 1.55 तक की तकरीबन जा रहा है, और ये बिल्कुल स्मूथ है, इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो डिप्स हैं। तो अपेरेंटली यहाँ से ये दो फर्क हमें इसके नज़र आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि कोई सी भी एक फाइल जो है वो आप ऑडियो की, वो फाइल आप अपने माइक से देखते हैं माइक आता है हमारा इसमें कि नहीं। साउंड रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर। Hello, this is Signal and Systems Lab. Hello, this is Signal and Systems Lab. अच्छा, इसको करते हैं सेव। कहाँ से सेव होगी? ओपन फाइल लोकेशन। इसको हम यहाँ से रिकॉर्डिंग को करते हैं कट और लैब के फोल्डर में डालते हैं। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यूज दिस टू import an audio file to the MATLAB. Use this along with audio player to play the file. Determine its size, plot, and observe its response. सही, तो इसको हम इसका नाम दे देते हैं माई फाइल, कह देते हैं इसको माई फाइल। और ये बनाते हैं हम एक और सेवंथ लैब के अंदर इसको डाल देते हैं ऑडियो टेस्ट। ऑडियो टेस्ट के अंदर हमने क्या करना है जी, हमें रिक्वायरमेंट ये गिवन है। फाइल नेम का आई गेस पाथ पूरा ही देना पड़ेगा। माई फाइल,
तो जिस फोल्डर में हम अपना टास्क और कोड मतलब सेव करे होंगे उसी फोल्डर में फिर हमने रिकॉर्डिंग सेव करनी होगी। मेरा ख्याल है तो ऐसा ही है, लेकिन अगर आपकी जो ऑडियो फाइल पड़ी है इसको पाथ देना पड़ेगा। द फाइल नेम स्पेसिफाइड नॉट फाउंड इन माय फाइल। इसको पाथ देना पड़ेगा हमें, या फिर अगर मैं इसको इस फोल्डर में रख दूं, या फिर इसको मैं चेंज फोल्डर कर दूं। हाँ, चेंज फोल्डर भी कर सकते हैं। जस्ट एक मिनट, इसको अगर मैं चेंज फोल्डर करता हूँ और टेस्ट ऐड टू पाथ करने की बजाय इसको मैं चेंज फोल्डर कर देता हूँ। चेंज फोल्डर भी नहीं हो रहा। करंट फोल्डर को यहाँ से अगर हम ऐसे चलें, इसको पाथ दे देते हैं। सर वो उसी नाम से पहले कोई फाइल बनी होगी तो शायद वो नहीं रन करता होगा ना सर, जिसमें नहीं, कोई बेसिकली ये जो फाइल का पाथ है ना, वो आया है द फाइल पाथ वाज नॉट फाउंड इन मैटलैब पाथ। तो मैटलैब का जो इस टाइम पे पाथ है ना, वो ये वाला फोल्डर है, करंट फोल्डर। इस करंट फोल्डर में हमारी ये वाली फाइल नहीं पड़ी हुई, इसलिए हमें इसको, मेरा ख्याल है कि इसको पूरा पाथ हमें देना पड़ेगा। जस्ट एक मिनट रुकिए, मैंने लिखी थी एक जगह पे। जस्ट 1 मिनट। चेंज फोल्डर, इस तरह चेंज करते हैं फोल्डर।
ये तो M4A फाइल है। M4A फाइल तो शायद रीड ही ना हो। M4A फाइल रीड हो गई। अच्छा, वो फाइल की गलत दे रहे थे हम एक्सटेंशन। अच्छा जी, M4A फाइल हमने रीड की। इसके बाद हमें क्या क्या है जी, ये रीड करनी है, उसके बाद आपने इसको प्ले करना है। प्ले प्ले करने से पहले एक काम और भी करना होगा। ऑडियो प्लेयर पे भी जाना होगा। ऑडियो प्लेयर पे इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप वर्क स्पेस में देखें तो हमारे पास जो एक्स है ये डबल वेरिएबल क्रिएट हुआ है। चलें चेक करते हैं, लेट्स से क्या होता है। एक्स है, फिर प्ले। हेलो, दिस इज सिग्नल एंड सिस्टम्स ऐप। अच्छा, इसने ये प्ले कर दी ऑडियो जो हमने रिकॉर्ड की थी। Determine the size and observe its response. साइज हमने जो है वो इसका डिटरमाइन किया। साइज हमें इधर से ही पता लग रहा है, यहाँ से ये इसका साइज है, या साइज ऑफ एक्स करके भी हम इसका साइज ले सकते हैं। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उसने ऑलरेडी इसमें से 48,000 एक्सट्रैक्ट किया इस फाइल में से। प्लॉट करते हैं जी। प्लॉट करने के लिए हमारे पास हाँ जी, अब इसमें एक मसला आया हुआ है। अब इसको किस तरीके से प्लॉट करेंगे, क्या राय है आपकी? ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्ट प्लॉट? क्या ख्याल है? ये जी वॉइस का हमारे पास जो है प्लॉट है। इसमें स्टार्ट में जब मैंने शुरू की थोड़ी थोड़ी देर में खामोश रहा, जरा नॉइज था। फिर मैंने कहा दिस इज सिग्नल्स एंड सिस्टम। सिग्नल्स एंड सिस्टम पे मेरी जो पिच थी आवाज़ की वो ज़रा ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है। आखिर में जाके एक बिल्कुल एंड में जो बीप आई है, आई थिंक कि ये माउस पे क्लिक की है। सुनते हैं इसको 1 मिनट के लिए। This is signal and systems app. ये आखिर में माउस क्लिक की वजह से एक बड़ी साउंड आई है। और मेनली आवाज़ जो है मेरी इस टाइम में, यानी कि 3-2.5 सेकंड की टोटल क्लिप था, तो इसके इसके दौरान जो है वो जो आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा थी। अब मेरी इसी आवाज़ का आगे चल के आप फोरियर एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी जो आवाज़ है उसमें कौन सी फ्रिक्वेंसीज हैं जिनका सबसे ज़्यादा अमल दखल है। मतलब जो लड़कियों की जो आवाज़ होती है उसमें ज़रा हाई फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होती हैं, लड़कों की आवाज़ में लो फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होती हैं। तो आप अगर एक लड़के की आवाज़ या लड़की की आवाज़ में कंपेयर करेंगे, ये टाइम सिग्नल, ये टाइम डोमेन का सिग्नल है। इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेके जाके फिर जब दोनों का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चलता है कि इस बंदे की आवाज़ जो है वो मैक्सिमम किस फ्रिक्वेंसी तक जाती है और नॉर्मल इस बंदे की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है।
अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसे करते हैं कि ये 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो x थी। अब फिर सुनते हैं फिर क्या आवाज होती है। अब क्या हुआ है कि जो आपने देखा है कि मतलब साउंड कम हो गई है, पहले जो तेज आवाज थी वो अब आवाज कम हो गई है, आवाज की फ्रिक्वेंसीज वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी और थोड़ी सी कम हो जाएगी आवाज। अब ये कह लें कि मैं एम्पलीट्यूड कम कर रहा हूँ सबका, लेकिन पैटर्न वही रह रहा है, इसका मतलब है कि आवाज वही रहेगी, बस ज्यादा या कम हो जाएगी आवाज, मतलब जिस तरह आप कह लें वॉल्यूम अप या डाउन। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़ने से जो है ना ये मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। ओहो। तो इससे स्पीड तेज या कम हो सकती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। अब आई डोंट नो आप लोगों को आवाज आई है कि नहीं है, तो ऐसे यस सर, वो आइए। वोल्वरीन की सर नहीं तरह है आवाज ये, हो गई है मेरी। सर आवाज नहीं है ये। चलें, अब आप अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे ना तो उसमें आप इसके साथ, एक मिनट मैं यहाँ से देखता हूँ इसके वॉइस। हाँ जी, अब आवाज आई है आपको? यस सर। तो सब ये जो है ना, यस सर। ये वोल्वरिन वाली आवाज बन गई। शायद इसको 2 से सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा कर दे। अब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी तो बीच में से देखें कि मेरी काफी सारी सर आपका माइक म्यूट है। ओके। अच्छा, अगर अब 0.2 के साथ अगर हम इसको सुने तो हमारे पास तो ये बेसिकली जो है हम इसके साथ चेंजिंग कर सकते हैं। ये इस पार्ट में आपने करना था। अब हम सर इसके जीरो अंदर पॉइंट के, सर ये एफ ऑफ एस के साथ जितना हम छोटा फैक्टर लगाएंगे इसी हिसाब से वो पिच उसकी ज्यादा हो जाएगी ना सर, या कम हो जाएगी? पिच का तो मुझे नहीं पता, पिच से मुराद क्या है, पिच का सर एग्जैक्ट मतलब ग्रेवनेस मुझे बढ़ नहीं गई आता। ना सर, यहाँ पे अभी जी, जितना अभी आपने 0.2 लगाया था तो साउंड की ग्रेवनेस बढ़ गई है। बेसिकली जब मुझे ना असल में पिच का नहीं, मुझे आई डोंट नो पिच एग्जैक्टली पिच से क्या मुराद है, लेकिन जो 0.5 के साथ जो सैम्पलिंग
0.5 के साथ जो हमने सैम्पलिंग फैक्टर लगा दिया, यानी कि जो ऑडियो प्ले करनी थी हमने जो उस साउंड की जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी थी जिसके ऊपर ऑडियो प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनना था उसको तब्दील कर दिया। तो उसको सर मैं एक तो वो ये भी हुआ। सर श्रिलनेस की बात हाँ कर रहा हूँ सर, जिस तरह आपने कहा था ना सर, हाँ लड़कियों हाँ की पिच ज़रा श्रिल होती है और लड़कों की जो होती है वो ग्रेव होती है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर एफ ऑफ एस के साथ हम जितना छोटा फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेव होती है या श्रिल होती है साउंड? ग्रेव होती है ना सर? हाँ, ग्रेव होती है, श्रिल नहीं होती। बिल्कुल श्रिल, अगर बड़ा फैक्टर के साथ आवाज श्रिल हो जाएगी। अच्छा, अब इसके सर चेक अंदर कर। ये, हाँ नहीं नहीं ऐसे ही है। अ, अब आप इसमें अपनी आवाज वगैरह लेके इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो कमेंट ऑन डिफरेंट वॉइसेस लिसन, आपने जो वॉइसेस लिसन की। एक और चीज भी आपने देखी होगी कि एफ ऑफ एस के साथ जब मैंने 0.5 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया तो मेरी आवाज जो कि 2.5 सेकंड की रिकॉर्ड हुई थी वो 5 सेकंड में प्ले हुई। और जब मैंने एफ ऑफ एस के साथ 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया तो जो 2.5 सेकंड की आवाज रिकॉर्ड हुई थी वो 1.25 सेकंड के अंदर प्ले हो गई। तो ये भी एक इसके अंदर नोटिस करने वाली बात है। साथ में आप ये पूछ सकते हैं कि टाइम में क्यों नहीं वो हमें नजर आया। तो वो टाइम में हमें इसलिए नजर नहीं आया कि हमने प्लॉट सिंपल एक्स पे किया हुआ है। पी, ये जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी छेड़ रहे थे ये हम ऑडियो प्लेयर की छेड़ रहे थे। अच्छा, उसके बाद अप्लाई टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी टू एन ऑडियो सिग्नल इंपोर्टेड इन टास्क 1 पार्ट 2। जो ऑडियो सिग्नल है, इस ऑडियो सिग्नल के ऊपर कोई एको वगैरह या इको, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, वो हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। Scale both signals and sampling frequency to this echo signal as above and task 2 difference. You can use loops to shift audio signals and to add back to the original. अब आपके ख्याल में जो है वो इसका आप लोगों की क्लास तो नहीं है अभी? सर वैसे जुम्मे से पहले होती है अक्सर लीनियर अलजेब्रा की। अभी आधा एक घंटा है उसके अंदर। यस सर, अगर स्टार्ट हो तो 11:30 पे होती है। 11:30 पे। अच्छा, ये अब हमने एको डालना है। ये मेरी वॉइस है एक्स। मैं चाहता हूँ कि इस एक्स के अंदर मैं जो है आवाज के अंदर एको डालूं इस तरीके से कि एक्स ऑफ एन जो है इसके अंदर एकोड वॉइस भी मेरी ऐड हो जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि किस तरीके से एको डालना चाहिए इसके अंदर? ये मेरे पास एक्स है सर टाइम और डिले डालेंगे कैसे डालें, क्या लिखें मैटलैब के अंदर? यहाँ एक्स पे। ऑफ क्या? एक्स एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 2 लिखेंगे सर, या एक्स प्लस 2 1 0 से ग्रेटर जो भी हो। एक्स ऑफ एक्स प्लस 2। यस सर।
ये क्या, ये तो मैटलैब नहीं ना जानता, ये इसको समझ ही नहीं है कि मैटलैब को एक्स ऑलरेडी एक हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर तो हम इसके अंदर फिर हमने एक मैट्रिक्स डाल सर दी तो मैट्रिक्स के अंदर डायरेक्ट सर मैट्रिक्स यहाँ कैसे पे डाल। एक्स एक्स प्लस लिखा है ना सर, आपने एक्स प्लस के बाद ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ही नहीं लगा सकते सर। अच्छा फिर क्या लिखें यहाँ पे, स्टेरिक लगा दें। नो सर, प्लस जो प्लस लिखा है सर आपने पहले एक्स प्लस ये शुरू में, इसके बाद डायरेक्ट 2 1 जो 0 से ग्रेटर होते हैं ये नहीं लिख सकते। इधर क्या लिखूं, एक्स के आगे क्या लिखूं, एक्स प्लस लिख दूं। सर इस एक्स को ख़त्म करके डायरेक्ट डिजिट लिख दें सर। कैसे। यस सर। अभी हमारे पास क्या हो रहा होगा, एक्स की जो जितनी तमाम वैल्यूज हैं उन तमाम वैल्यूज के अंदर टू ऐड हो रहा है। तो हमें टू तो ऐड नहीं ना करना, हमने हमें अपनी ही आवाज का डिलेड वर्जन ऐड करना है इसके अंदर। मसलन के जो एक्स का एक पॉइंट था, तो इसके अंदर तो बगैर लूप लगाए हमें तो नहीं डाल सकेंगे, एको नहीं डाल सकेंगे बगैर लूप लगाए, क्योंकि हमें अपनी ही आवाज का एको दोबारा डालना है इसके अंदर। सर या सेमी कॉलन या कॉलन यूज करके उसके साथ +2 लगा दें। +2 जो आप कह रहे हैं, मुझे इसमें सिर्फ एक चीज़ का इशू है। बेसिकली हमारी जो आवाज़ है, अब मैं जो बोल रहा हूँ, जिस लम्हे में बोल रहा हूँ, मैंने वो भी बोलना है और पिछली आवाज़ भी ऐड करवानी है। हाँ जी, फॉर लूप लगाना पड़ेगा इसके अंदर। चलें लेट्स इसको देखते हैं ये क्या है वो यहाँ पे। ये क्या चक्कर है, कॉपी नहीं होता क्या मैटलैब से कोड। ये तो बिल्ट इन कमांड पे चले गए हम। चलें इसको छोड़ें, हम अपना ही देख लेते हैं ये। यहाँ पर हमने करना है x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस डी। तो x ऑफ n यहाँ पे सीधा आ जाएगा और उस वो वाला x ऑफ n एक दफ़ा अटेन्यूएशन से मल्टीप्लाई होगा और डिले से गुजरेगा।
x of 1 minus n. डिले दे दिया, अल्फा दे दिया। Hello, this is Signal Lab. इसके अंदर अब हमने देखा क्या हुआ कि ये एक डिले 0.5 का हमने फिक्स कर दिया, एको स्ट्रेंथ 0.65 की कर दी हमने। सही होगा। ये बेसिकली हमने क्या चीजें, ए अटेनुएशन यानी कि ए और डी, ये दो चीजें फिक्स की यहाँ पे, ए और डी। ये आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं, ए और डी। जो डी है, डी क्या चीज है? डी हमारे पास है डिले स्टैटिक एफ एस। एफ एस हमारे पास क्या था? एफ एस हमारे पास एक वैल्यू थी, वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, जो हमने ऑडियो फाइल रीड की थी, उसकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकली थी, वो हमारे पास एफ एस आ गई। उस एफ एस को हमने डिले की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया
डिले की वैल्यू 0.5 थी। वही काम किया जो पीछे हम, जो इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑडियो रीड की कमांड में fs के साथ 0.5 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसने अलग से करके कर दिया अपनी आसानी के लिए देखने के लिए। अब चूंकि हमने फॉर लूप लगाना है, फॉर लूप लगाने के लिए हमें पहले से y क्रिएट करना है जिसके अंदर हमारे पास डिलेड और ओरिजिनल दोनों वैल्यूज इकट्ठी स्टोर हो रही हो। तो y का साइज हमारे पास क्या है, y का साइज उतना होना चाहिए जितना x का साइज है, क्योंकि साइज तो सेम रहना है, जस्ट डिलेड वैल्यू उसके अंदर ऐड होती जानी है। तो ये y हमने बना ली जिसका साइज x के साइज के जितना था। उसके बाद हमने क्या किया, y का 1 से लेके और d तक जितनी वैल्यूज थी उसके अंदर x, यानी कि x के अंदर जितनी वैल्यूज थी 1 से लेकर d तक, वो सारी हमने इन इंडेक्सेस पे स्टोर कर ली y के अंदर। उसके बाद जस्ट जो फॉर लूप लगा, फॉर लूप एग्जैक्टली वही जो लाइन है जो मैनुअल में गिवन है, y is equal to xn plus axn minus d, एग्जैक्टली वही लाइन इंप्लीमेंट होगी, xn plus a into xn minus d। n यहाँ पर आई है क्योंकि y में हमने फॉर लूप लगाया हुआ है। अब इसको हमने जो है जब ऑडियो प्ले किया तो हमारे पास एक एकोड वर्जन आ गया। अब इसको जो डिले है इसको 0.5 की बजाय हम 0.3 करते हैं और अल्फा को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, 0.7 कर देते हैं। Hello, this is Signal and Systems Lab. अब 0.07 कर दिया, हमने 0.7 करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा। Hello, this is Signal and Systems Lab. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास जो एकोड सिग्नल्स हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं किसको, y को प्लॉट करके देखते हैं कि Hello, this is Signal and Systems Lab. तो x को भी प्लॉट करते हैं, वेट, x और y दोनों को प्लॉट करते हैं। Hello, this is Signal and Systems Lab. तो ये विद एको सिग्नल आपके पास आ गया। इसके अंदर आप देखेंगे जहाँ पर अब ये एक बड़ी वॉइस आई थी, इसके बाद ये एकदम आवाज़ कम हुई है। यहाँ पे इस बड़ी वॉइस के बाद फिर आगे हमारे पास वॉइसेस वो मिली हैं, क्योंकि पिछली वॉइसेस जब अकोमोलेट होके आ रही हैं तो एको के अंदर वो भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इस तरीके के साथ जो है आप इसमें एको डाल के अपनी आवाज़ के साथ कोई चेंजिंग या इसके साथ आप खेल सकते हैं। तीसरा सर जो है जो ये इमेज, सर हाँ ये जो वॉइस की टाइमिंग है सर, ये मतलब कम ही होती है या कोई मतलब कोई 5 से 6 मिनट वाली ऑडियो भी इसमें ले सकते हैं? नहीं, आप ले लें 15 सेकंड तक की ले लें, होगा। अगर आपके पास लेट से लैपटॉप जो है वो उस पे अच्छा है, लैपटॉप है, मेरे पास कोर टू डू है, तो ये मैं इस पे ये 10-15 सेकंड तक मैं ले लेता हूँ। वरना फिर ये है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 2-4 सेकंड, मतलब जब कंप्यूट कर रहा होगा। आप बड़ा बड़ा सिग्नल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो रुक जाए, अगर क्वेश्चन नहीं है तो
जा सकते हैं। सर हम कन्वोल्यूशन वगैरह भी करेंगे इसमें अभी आगे? हाँ जी, अगली लैब कन्वोल्यूशन और कोरिलेशन की है। चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।